दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पर आज आपके समक्ष एक आर्थिक आंकड़ा रखने जा रहा हूं पूरे विश्व का, जिससे आप समझ सकें कि आर्थिक असमानता क्या होती है, आर्थिक असमानता का स्तर विश्व स्तर पर क्या है और भारतवर्ष में क्या है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा, उन आंकड़ों की एनालिसिस भी कुछ मैं आपको दूंगा और फिर आप खुद भी उसको सभी समझ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और आप उससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उस पर पहुंच सकते हैं कि अभी भारतवर्ष के सामने क्या चुनौतियां हैं, कितनी हमने उन चुनौतियों को हल कर लिया है और कितनी ऐसी और चुनौतियां हैं जिनको हमें हल करना है, पार करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ 62 जो सबसे रिच लोग हैं, जो रिचेस्ट वर्ल्ड के लोग हैं, सिर्फ 62 लोगों के पास में करीब 55% एसेट्स हैं पूरे वर्ल्ड के। तो आप देखिए कितनी बड़ी असमानता है आर्थिक स्थिति की कि कुल 62 लोगों के पास में 55% एसेट पूरे वर्ल्ड के। अब आइए अब भारतवर्ष में जो 1% रिचेस्ट हैं उनके पास में 42.3% भारत के नेशनल असेट्स उनके पास में है। मतलब असेट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की पूर्ण जो उनके जो असेट्स हैं, संपत्ति है, उसका 42.5 सिर्फ 1% के पास में है। जबकि जो हमारी इस पॉपुलेशन में जो 50% नीचे के लोग हैं उनके पास में सिर्फ 2.8% ही उनके पास में आर्थिक संपदा है, या भारतवर्ष की संपदा उनके पास में है सिर्फ 2.8%। तो आप देखेंगे कि आर्थिक असमानता किस तरीके से विश्व भर में है और किस तरीके से भारतवर्ष में है, किस तरीके से ये एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई है पूरे विश्व के सामने और भारतवर्ष के सामने। मेरा ये मानना है, मैंने जो अपनी रिसर्च करी है डेडिकेटेड पिछले 10 सालों में, उसमें मेरा मानना ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है लास्ट सेंचुरी में, और जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 ने सबसे ज़्यादा आर्थिक असमानता इस विश्व के अंदर लाई है और हम उसी के अभी भी शिकार बन रहे हैं। पेंडेमिक ने थोड़ा सा उसको स्टॉप किया है, लेकिन पेंडेमिक भी उसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम सब लोग जीडीपी की तरफ और किस तरीके से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं, किस तरीके से अपनी जीडीपी की परसेंटेज को बढ़ाएं, हम सारे देश उसी में उलझे हुए हैं। लेकिन मैं फिर आता हूँ, आपको भटका कर नहीं, फिर मैं उसी मुद्दे पर लाता हूँ कि आर्थिक असमानता भारतवर्ष में कितनी है। यदि मैं देखूँ कि 10% जो टॉप इंडियंस हैं उनके पास में करीब 74.5% प्रॉपर्टी सिर्फ जो 10% रिच है उनके पास में है। इसका मतलब जो 90% पिरामिड में नीचे की तरफ पॉपुलेशन इंडिया की है, उनके पास में सिर्फ 25.7% ही भारत की संपदा है। तो ये देखिए आर्थिक असमानता कितनी ज़्यादा उसमें फ़र्क है कि कितने लोग गरीब हैं, और उसी का कारण है कि आप देखेंगे कि जो रिच लोग हैं वो रिच बन रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब बन रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैं किसी एक का नाम नहीं लेकर, पेंडेमिक में आपने सभी को देखा है कि गरीब पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। गरीब लोग जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे उनको वापस अपने गांव में जाना पड़ा, सबकी आय कम हुई। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि भारत के 12 रिचेस्ट में से 2 जो सबसे ज़्यादा रिच लोग हैं उनकी आर्थिक
संपदा सबसे ज़्यादा बढ़ी है इस पेंडेमिक में। उनकी संपदा ही नहीं, जो सबसे ज़्यादा रिच हैं उनकी संपदा इस 1.5 सालों में जो पेंडेमिक से अफेक्ट हुए हैं वो करीब 36% से ऊपर गई है। उनके शेयर मार्केट ने बहुत तगड़ा उछाल लिया है। ऐसा क्यों हुआ? यदि दूसरी तरफ देखें तो जो एक तरीके से जो मैंने रिसर्च करी है उसमें एक स्टडी का कहना है कि करीब 15% लोग गांव में गरीब हुए हैं, जबकि गांव की जो एक तरीके से जो विलेज का जो डेवलपमेंट का जो हुआ है वो उसकी परसेंटेज काफ़ी 3.6%, और दूसरे सभी चीज़ों से हमारी किसान की जो व्यवस्था है और जो ग्रामीण व्यवस्था है वो उससे बढ़ी है। लेकिन 15% लोग गरीबी के मार झेली है और 20% करीब अर्बन उसमें जो गरीब थे वो और गरीब हो गए हैं। अब इन सब चीज़ों को देखकर देखना है हमें कि दूसरी तरफ यदि मैं देख रहा हूँ, अब मैं आपके समक्ष दूसरा डेटा रख रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कि जोमेटो ने एक आईपीओ लाया, उसका जोमेटो का जो आईपीओ है वो करीब 200 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। और इसी तरीके से जितने भी आईपीओ इस पेंडेमिक पीरियड में आए हैं 2020 या 2021 आप लें अभी तक, वो सारे के सारे आईपीओ बहुत ज़्यादा कई गुना जो है वो ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि भारतवर्ष के मार्केट में लिक्विडिटी और पैसे की बहुतायत बहुत ज़्यादा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं समझता हूँ कि ये वही ब्लैक मनी है, ये वही करप्शन का मनी है, या वही मनी जो बाहर से आ रहा है, जो हमारे शेयर मार्केट में लग रहा है। उस पर हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से आ रहा है। अब मैं एक और डेटा आपके सामने जो बहुत ही खुशखबरी की वो है कि भारतवर्ष में जिस तरीके से फॉरेन रिजर्व हमारे इकट्ठे हुए हैं, बाहर से जो लोग पैसा भेज रहे हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था में पूर्णतः विश्वास रहे हैं और हमारे मार्केट भी उनको अच्छी रिटर्न दे रहा है, और हमारे शेयर मार्केट की जो टोटल वैल्यू है वो करीब, आप सरप्राइज होंगे कि 30 जून को करीब 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो गई है, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। तो एक तरफ ये आर्थिक असमानता जो मैंने आपके सामने रखी है, दूसरी तरफ मैंने रखा है कि भारत में किस तरीके से जो बाहर का जो पैसा आ रहा है वो हमारे मार्केट में किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से हमारे रिजर्व्स जो हैं वो 6 बिलियन यूएस डॉलर से भी ऊपर पहुंच गए हैं, करीब 607 बिलियन डॉलर्स के करीब, और शेयर मार्केट ने किस तरीके से उछाल लिया है। लेकिन ये भी देखना है कि किस तरीके से गरीब लोगों पर ज़्यादा मार पड़ी है पेंडेमिक की और किस तरीके से वो गरीब हुए। अब आपके सामने मैंने समक्ष बहुत ही निष्पक्ष रूप से अपनी रिसर्च करके स्टडी करके आपके समक्ष ये डेटा रखा है। स्पेशली जो युवा हैं उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो हमारी सिम्टोमेटिक जो ये एक्सट्रीम अनइवननेस है कि एक तरफ पैसा पानी की तरह से जो है ना अवेलेबल है मार्केट में, आईपीओ में लग रहा है, और नई उसमें जो है ना शेयर मार्केट में लग रहा है, और बाहर से जो भी फॉरेन पैसे का हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब होता जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 50% जो एक्सट्रीम पुअर हैं, जो महागरीब हैं पूरी दुनिया के, वो 50% इंडिया में रहते हैं। अब यदि मैं मेल नरिश्ड लूँ, जिनको न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है, वो करीब पूरी दुनिया के 70% भारतवर्ष में रहते हैं। अब देखिए, ये तो एक डेटा मैंने आपके सामने रखा, लेकिन अब आप देखिए कि 7 सालों में क्या काम हुआ है इस डेटा के साथ, कि भारतवर्ष 1914 से 1919 के बीच में एक अकेला देश ऐसा था जिसने सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी को कन्वर्ट करा। जो एक्सट्रीम पुअर थे वो पुअर की लाइन में आए और उन लोगों को गरीबी स्तर से उठाया, और उनकी संख्या थी करीब 280
मिलियन पीपल, इसका मतलब 28 करोड़ लोग वो अत्यंत गरीब की स्थिति से उठकर ऊपर आए। यदि आप देखें जो फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस जो भारतवर्ष ने करी वो अनप्रेसिडेंटेड हुई है इस सालों में। आप देखिए कि जैम जैम जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लागू किया और बहुत ही अत्यंत सक्सेसफुली, जैम जनधन अकाउंट खुले करीब 42 करोड़ लोगों ने जनधन, जिनको फाइनेंशियल बैंक से कोई एक्सेस नहीं था। उसका फायदा क्या हुआ कि बैंक से आधार को जोड़ा गया। आज मैं बताऊं कि भारतवर्ष के करीब 131 करोड़ लोगों को उनका आधार कार्ड मिल चुका है, उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है और वो आइडेंटिटी उनके सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में और आज जो लेन देन है, जिस तरीके का भी जो खरीदारी है, वो उससे जुड़ चुकी है। और उसके बाद में आप देखिए मोबिलिटी और मोबाइल, जिस तरीके से जैम को जोड़ा गया है उससे ये फायदा हुआ है कि इन अकाउंट्स में जो 42 करोड़ अकाउंट हैं, इनमें अनप्रेसिडेंटेड करीब 1,47,000 करोड़ का जमाव हुआ है, उसमें डिपॉजिट किए गए हैं। यदि आप देखें डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट ने इस पीरियड में किए हैं, वो भी बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और उनने काफ़ी गरीबों का जो है ना फायदा किया है। दूसरी तरफ आप देखें करीब 12 करोड़ लोगों को जो है ना फ्री गैस बांटी गई है, 9 करोड़ के करीब टॉयलेट बनाए गए हैं, 4.5 करोड़ लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी इस पीरियड में दी गई है। सड़कें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज गति से बनाई गई हैं, हाईवेज बनाए गए हैं। तो काफ़ी जो ये एक्सपेंडिचर हुआ है इससे काफ़ी लोगों को जॉब मिला है। लेकिन पेंडेमिक पीरियड में ये भी रियलिटी है कि अनएम्प्लॉयमेंट की दर सबसे ज़्यादा हुई है। लेकिन इसको ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने किया है कि 80 करोड़ लोगों को 800 मिलियन पीपल उनको फ्री राशन जो है ना वो मिल रहा है। वो पहले लॉकडाउन के पीरियड में मिला और इस बार भी उसको दिया जा रहा है और वो दिवाली के माह तक 30 नवंबर तक फ्री दिया जाएगा। तो इससे जो हमारे लास्ट माइल में हैं, जो हमारे अत्यंत गरीब लोग हैं, जो एक्सट्रीम पुअर हैं या पुअर हैं, उनको ये राशन दिया जा रहा है जिससे उसकी जो इनकम कम हुई है वो कंपनसेट हो सके। किसान निधि से जो 6,000 रुपये पर एनम है वो किसानों को करीब 12 करोड़ किसानों को दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पेंडेमिक से उभरने के लिए, रिकवरी को इंश्योर करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने जो एक स्कीम बनाई है वो है कि 1 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर वो 2024 तक किया जाएगा और इसे 1 लाख करोड़ रुपीस का जो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाएगा। इसी में से 20 लाख करोड़ जो है ना वो रूरल डेवलपमेंट के लिए रखे हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय अच्छे बनेंगे, एमएसएमई का स्कोप बढ़ेगा। मुद्रा स्कीम से जो हमारे छोटे भाई हैं, जो छोटा बिजनेस, जो सड़कों के किनारे या ऑटो रिक्शा चलाकर या अपने छोटे बिजनेस करते हैं और उसमें जो स्पेशली महिलाएं हैं जिनको 10,000 से 50,000 तक का लोन की ज़रूरत थी, उनका साथ दिया गया है। और इंडस्ट्री को भी जो है ना पेंडेमिक में काफ़ी वो दिए, पीएलआई स्कीम शुरू करी गई है और काफ़ी जो है ना वो कॉरपोरेट टैक्स में भी जो स्टार्टअप को रिडक्शन किया गया है कि 22 से घटा के 15%। तो ये सारी स्कीम ऐसी हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस को सपोर्ट करती है। लेकिन इसके साथ ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है जो आज हुई है, वो पर कैपिटा इनकम हमारी इन सब चीज़ों को, जो आर्थिक समानता है, आप उससे देखिए कि यदि 12 लोगों की प्रॉपर्टी, जो 12 रिचेस्ट इंडियन है उनकी प्रॉपर्टी 36% से बढ़ती है और हमारा गरीब और गरीब होता है, तो ये एक पर कैपिटा इनकम जो है वो उसका बिल्कुल भी एक तरीके से
इंडिकेशन नहीं है कि हम हमारे गरीब जो है ना वो सक्षम बन रहे हैं। हमें इसको देखना पड़ेगा और हमारी सारी रोजगार की स्कीम और आगे की स्कीम जो है उसमें किस तरीके से हम इस सिस्टम को अरेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इस अनइवननेस को हम कम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज भारतवर्ष के सामने है। हमारे बहुत ही सक्षम लीडर हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं। हमारी एक सक्षम गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। दूसरी दफे भी जो है वो बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी से गवर्नमेंट है और वो पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि इस आर्थिक असमानता को हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा एक उदाहरण रखूंगा। नॉर्डिक कंट्रीज को आप देखिए। आज नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं वो सबसे रिचेस्ट हैं, सबसे सक्षम हैं, आर्थिक असमानता सबसे कम है वहाँ पर। यदि आप उनको देखें, मैं लूँगा फिनलैंड है या आपका स्वीडन है या नॉर्वे है, तो वहाँ पर देखेंगे आपको 99% बच्चे वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। वहाँ पर फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर है और फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ केयर के साथ में वहाँ पर फ्री हाउसिंग है। इसका मतलब सभी को सभी तरह की फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, एजुकेशन सिक्योरिटी है, हाउसिंग सिक्योरिटी है। तो उनका जो पूरा वातावरण है वो एक तरीके से सुरक्षित है, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर क्या है कि कैपिटलिज्म है, लेकिन उन्होंने कैपिटलिज्म को टैलेंट में परिवर्तित कर दिया है। वो टैलेंट को नरिश करते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे टैलेंट को नरिश करने से वहाँ का जो युवा वर्ग है, जो नरिश होकर, जो स्किल्ड होकर जो योगदान दे रहा है वो अपने कंट्री को, और वहाँ पर टैक्स की रेट भी बहुत ऐसी ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा हैं लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है, और इसी की वजह से वहाँ पर आर्थिक असमानता सबसे कम है। तो ये हमारी एक बहुत ही बड़ी चुनौती भारतवर्ष में है कि हम किसको किस तरीके से करें। अब जो हमारा युवा न्यू स्टार्टअप शुरू कर रहा है, यहाँ पर जो कंपनी शुरू कर रहा है, PLI स्कीम से जो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिया सेल्फ रिलायंट का नेशन का जो दिया है, उसकी तरफ जो योगदान कर रहे हैं, उसकी तरफ मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये आर्थिक असमानता भी कम होगी। लेकिन ये हमारा चैलेंज है। और फाइनली मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ये आर्थिक असमानता पूरे विश्व को किस तरीके से खा रही है, किस तरीके से ग्रसित कर रही है, जरा उसका एक नमूना और एक आंकड़ा मैं आपके समक्ष रखूँगा। ये है करीब पूरे विश्व को करीब 13 ट्रिलियन डॉलर से ये जो मेल न्यूरिशमेंट और जो इनइक्वलिटी है और जो आर्थिक असमानता है वो अफेक्ट करती है पूरे वर्ल्ड की GDP को 13 ट्रिलियन US डॉलर्स। तो ये कितनी बड़ी अमाउंट है। यदि उसको सारे देश मिलके या जो देश इस आर्थिक असमानता को दूर कर रहे हैं, यदि उसको दूर कर दें, तो देखिए कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो फंड की ज़रूरत है, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत है, जो रिन्यूएबल एनर्जी करने की हमें ज़रूरत है, या एक गरीब के आर्थिक स्तर को नीचे से उठाकर ऊपर लाने की ज़रूरत है, उस तरफ ये पैसा सारा खर्च होगा और पूरे विश्व की आर्थिक असमानता दूर हो सकती है। हमें पूर्णतः विश्वास है कि भारतीय हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री हैं वो इस तरफ पूरी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, और ये हमारे सामने एक चुनौती है और हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो प्रिय भाइयों, आपके सामने मैंने ये पूरा एक समक्ष आर्थिक असमानता का एक स्टडी आपके सामने रखी है। यदि आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, और लाइक करने के बाद में आप मेरे YouTube चैनल पल्स बीट इंडिया को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।